7 अमीर बहू की एक सास। कोल्हापुर नाम का एक रेलवे स्टेशन होता था जहां 7 बहनें कुछ ना कुछ काम करके अपना गुजारा चलाती थी। दरअसल वो 7 बहनें अनाथ थी, जिस कारण उनकी परवरिश बिन मां की हुई थी। लड़कियों में क्या शर्म, हया, संस्कार होते हैं ये तो वो दूर दूर तक नहीं जानती थी। क्या होगा जब ऐसी लड़कियों से एक संस्कारी मासूम मीनाक्षी की मुलाकात होगी, ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां 7 बहनों में बड़ी बहन निशा गले में लकड़ी की पेटी लिए पान बनाकर बेच रही थी। वहीं दूसरी बहन साक्षी ट्रेन में पानी की बोतल और बाकी बहन भी कुछ ना कुछ रेलवे स्टेशन पर बेचकर गुजारा कर रही थी। आइए आइए मजेदार पान खाएं, बिल्कुल बनारस के पान जैसा। सिर्फ 20 रुपए मीठा पान, मैंगो पान, आइसक्रीम पान, मजेदार पान। आइए आइए। पानी की बोतल, ठंडी ठंडी पानी की बोतल। समोसे समोसे, गरम गरम समोसे समोसे। चाय चाय बोलो, चाय 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 चाय, मसाला चाय। सुनो, मुझे चाय समोसे देना, तुम दोनों एक एक। ये लो मत चाय। और तेरे पकौड़े। तुम दोनों शक्ल से तो बहनें लग रही हो, और इस तरीके से क्यों बोल रही हो? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है क्या? ये अम्मा, खामखा मगजमारी मत कर, चुपचाप चाय समोसा ठूस और चलती बन, समझी क्या? वो तो पता नहीं काय को अपन से फालतू का पूछ रही है। लड़कियां इतने बदतमीजी से बात कर रही हैं, खाली मैंने तो बस पूछा ही था, पकड़ो अपने पैसे। ये कहकर सरला चली जाती है। दोनों बहनों की बहस देखकर आसपास उसकी 5 बहनें भी आ जाती हैं और उनसे पूछने लगती हैं। ये सब होता हुआ मीनाक्षी देखकर पूछती है, मुझे बात करनी चाहिए। अरे बच्चे शांत हो जाओ, अब तो वो औरत भी चली गई है। ये देख निशा दीदी, अभी एक बुढ़िया जा रही है तो दूसरी आ रही है। तेरे को क्या चाय नाश्ता पानी क्या खरीदना है तेरे को? मुझे कुछ नहीं खरीदना है, मैं तो बस ऐसे ही आई थी हाल चाल पूछने। वैसे तुम 7 बहनें हो क्या? अगर ऐसा हुआ तो 7 बेटे का रिश्ता इनसे तय कर दूं। वैसे भी खूबसूरत तो लग रही है, पर बोलने का मिजाज अटपटा सा है। मीनाक्षी अपने बेटों के ख्यालों को बनने लगी थी, तभी निशा चुटकी बजाकर कहती है, ए बुढ़िया, बोलते बोलते क्या सोच में पड़े लिए तू यहाँ काय को आई थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गई थी। वैसे ये समोसे और पान तुमने अपने हाथों से बनाए हैं? नहीं रे, पैरों से बनाया है। ऑफ कोर्स हाथ से बनाएंगे अपन लोग। हाँ, बिल्कुल। अच्छा ऐसा करो, मुझे 8 समोसे पैक कर दो और चाय भी कर देना जरा तुम लोग। अच्छा तुम्हारे घर में और कौन कौन है? तू काय को पूछ रही है? क्या यार, अपन लोगों के बारे में कोई पूछता ही नहीं है। तो मैं तेरे को बता देती हूँ, हमरे माई बाप नहीं है। हम बचपन से 7 बहनें एक दूसरे का ख्याल रख लेती हैं। अच्छा। ए कावेरी, तू काय को इसको हमारे बारे में बताए जा रही है? जाने दे। ले बुढ़िया, तेरा सामान पैक हो गया है, चल निकल, अपन को काम है। ऐसा कहकर 7 बहनें ट्रेन में सामान बेचने चली जाती हैं। वहीं मीनाक्षी भी अपने घर आ जाती है और वो कुछ काम करने लगती है तो उसे उन 7 लड़कियों की झलक बार बार याद आती है। वो लड़कियां जैसी भी बोलने में थी, लेकिन थी बड़ी अच्छी और नैन नक्श भी सुंदर थे। अब तो मैं सोच रही हूँ अपने 7 बेटों की शादी इन 7 बहनों से ही करवा दूं। मेरे मासूम बेटे को चालाक बीवी रास आ जाएगी। इतना कहकर मीनाक्षी 2 दिन बाद फिर से उसी रेलवे स्टेशन जाती है जहाँ 7 बहनों को सामान बेचते हुए देखती है। बेटी, मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जो तुमसे 2 दिन पहले मिली थी। अच्छा, क्या तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहोगी? मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बल्कि मैं तुम 7 बहनों के लिए रिश्ता लेकर आई हूँ, अपने बेटों के लिए। अच्छा, अपन बहन लोग तेरे बेटों से शादी क्यों करें? हमको क्या मिलेगा? तुम्हें जो चाहिए एक बार मांग कर तो देखो मुझसे। अच्छा, तो तू हमको ढेर सारा पैसा देगी क्या? क्योंकि अब हमसे ये गरीबों वाला काम नहीं होता। एक शर्त पर ही हम तेरी बहू बनेंगी। मुझे मंजूर है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मुझसे ले लो। ठीक है, अपन लोग तेरे बेटे की वाइफ बनने के लिए रेडी हैं। ये सुनते ही मीनाक्षी अगले 4 दिनों बाद ही अपने 7 बेटों की शादी उन 7 लफंडर बहनों से करा देती है। वो भी उन्हें भारी भारी गहने पहनाकर। फिर उनका एक साथ गृह प्रवेश करती है। आज से ये गोइंग का मेंशन तुम्हारा है। एक नंबर का आइटम बम ससुराल है हमारा, देख रही है ना तुम बहन लोग? हाँ, पर अब बहुत थकान हो रही है, मैं तो सोने जा रही है।
ऐसा कहकर सातों बहू हॉल में बड़े बड़े सोफे टेबल को देखकर वहां लेट जाती हैं। क्या मखमल सोफा, एकदम रापचिक मस्त नींद आएगी रे। अरे बहुओं, तुम्हारा कमरा बहुत बड़ा है, ऊपर से वहाँ एसी है, बेड है, ऊपर जाकर सो जाओ बेटा। तुम अपनी पत्नियों को लेकर जाओ। जी माँ। आओ निशा। फिर सातों बहू अपने बड़े से कमरे को देखकर हैरान हो जाती हैं और बिस्तर पर कूदने लगती हैं। फिर थक कर सो जाती हैं। अगले दिन लेट उठती हैं तो मीनाक्षी ही सबका नाश्ता बना लेती है। फिर सातों बहुएं जीन्स टॉप और टपोरी वाले स्टाइल में आ जाती हैं। ये देख मीनाक्षी उन सातों को साड़ी पहनाकर कहती है, देखो अब तुम सातों के सातों साड़ी में कितनी अच्छी लग रही हो। नई बहू के श्रृंगार का निखार तो भी आता है। और प्यार से आराम से चलो और बोलो, ऐसे माँ जी मैं आपके लिए चाय बना कर लाई हूँ। माँ जी मैं कपड़े धो लूं? अजी सुनते हो? ऐसे कौन बोलता रे? सातों बहू सास के ऊपर हंसने लगती हैं। फिर मीनाक्षी दोबारा कहती है तो बिल्कुल वो वैसा ही करती हैं और उन्हें रसोई में खाना बनाना सिखाती हैं। 4-5 दिन तो सातों बहू सास की बात मानती हैं, लेकिन फिर अपने ट्रैक पर वापस आ जाती हैं और गुंडे मवाली की तरह टपोरी लैंग्वेज में बात करने लगती हैं और चिल्लाती हैं, बहू मैंने तुम्हें सुबह ही सिखाया था ना कि जितने जने हो सिर्फ उतने चम्मच ही चाय में चीनी डाला करो। ये क्या है, फीकी है। ए बुढ़िया, तेरा बहुत हो रेला है। अब हम तेरी नौकरानी बनने नहीं आए हैं, हमें आराम की जिंदगी जीनी है। चल पास्ता, आइसक्रीम, बर्गर, पिज्जा बना कर ला अपन लोगों के लिए। बहुओं ये तुम कैसे बोल रही हो? ये तेरे को समझ नहीं आया क्या? दूं क्या एक रख के कान के नीचे? नहीं नहीं, मैं जाती हूँ। सातों बहू अब मीनाक्षी पर चिल्ला चिल्ला कर उससे काम करवाया करती थी। झाड़ू, पोछा, खाना सब मीनाक्षी करती थी। फिर सुबह मीनाक्षी कहती है, बहू निशा ये कपड़े तो मैंने कल ही साफ किए थे, आज दोबारा धोने के लिए तने सारे क्यों दे दिए? क्यों बुढ़िया माई, तेरे हाथों में खुजली हो रही है क्या? जा कर ये काम कर, हमने दोबारा पहनकर गंदे कर दिए थे। आय हाय, ये कैसा खाना बनाए? ए बुढ़िया, ये तू कैसा खाना बनाती है? चीज शेमड़ी कहीं की। ए सासू माँ, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, जरा पैर दबा। चल ऐसे घूर क्या रही है? आती हूँ बहू, उसके बाद मैं आराम कर लूं, कपड़े कल धो लूंगी। नहीं, आज मतलब आज। ये सुनकर मीनाक्षी अपने बहुओं के पैर दबाने जाती है। वक्त गुजरता है, मीनाक्षी की सातों बहू अब उसे ही नौकरानी बनाकर उसे सारा घर का काम करवाया करती, उस पर चिल्लाती थी। ये कहो कि मीनाक्षी की सातों बहू ने उसकी नाक में दम कर दिया था। वो भी किसी से क्या ही कहती। फिर एक दिन उसके सातों बेटों ने उसकी ऐसी हालत देखकर खबर पूछ ली। माँ, आप इतना परेशान क्यों रहती हो? क्या हुआ? हाँ माँ, बताइए ना, आप बड़ी कमजोर सी लगती हैं आजकल। कुछ नहीं बच्चों, तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बस तुम्हारी बीवी आजकल काम नहीं करती हैं, मैं ही करती हूँ। माँ, आप परेशान क्यों होती हो? धीरे धीरे कर लिया करो। हम सब अपनी पत्नी से बात करेंगे, फिर वो आपकी बात जरूर सुनेंगी। अच्छा माँ, अब हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। ऐसा कहकर उसके सारे बेटे ऑफिस चले जाते हैं। ये बात सातों बहू सुन लेती हैं। मिल गई बुढ़िया तुझे खुशी, हम सातों बहनों की चुगली करके। अब शाम को तेरे बेटे आकर हमको सुनाएंगे। मन करता है तेरे को जान से मार डाले। हाँ मार डालो मुझे, मैं ऐसी लायक हूँ। मुझे लगा था तुम्हें माँ का प्यार मिलेगा, परिवार मिलेगा, क्योंकि तुम सातों बहनें अकेली थी। इतना ही नहीं, तुम्हें जितने पैसे चाहिए थे तुमने उतनी शॉपिंग करी। मैंने इतना प्यार दिया, लेकिन बदले में तुमने मुझे सिर्फ दुख पहुंचाया। अच्छा होता तुम अभी भी उसी रेलवे स्टेशन पर अपने गरीबी के दिन जी रही होती, और मेरे बेटों को ऐसे दिन तो नहीं देखने पड़ते। सातों बहू को मीनाक्षी की बात सुनकर अपनी गलतियों का पछतावा हो जाता है और वो हाथ जोड़कर कहती हैं, ए माई, मतलब सासू माँ, हमें माफ कर दे। हमने तेरे को बहुत दुख पहुंचाया रे। तेरे से ना जाने क्या क्या काम करवाया। एक जुबान ऐसी है कि सीधी नहीं बोलती, आदत नहीं है ना। पर माँ जी, हम धीरे धीरे सातों बहनें नॉर्मल बहू की तरह बात करने लगेंगी एक दिन। तू चिंता न कर, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। सासू माँ माफ कर दीजिए, एक मौका दे दीजिए। ठीक है। उस दिन के बाद सातों बहू अपनी सास की सेवा करने लगती हैं, उनसे प्यार से बात करती हैं। साथ ही मीनाक्षी उन्हें घरेलू काम फिर से सिखा देती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। बाप रे बाप, आज कितनी गर्मी है। मंदिर से घर आने तक ऐसा लग रहा था कि भट्टी में बदन जल रहा है। ये लीजिए माँ जी, पानी पी लीजिए। अब तो इस गर्मी में सिर्फ इस मटके का पानी का ही सहारा है। सुनीता बहू और मुन्ना कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। माँ जी, गर्मी की वजह से मुन्ने के शरीर पर दाने आ गए हैं,
इसीलिए भाभी मुन्ने को डॉक्टर के पास लेकर गई है। इसमें सारी गलती तो हम लोगों की है। इस टूटे हुए मकान में न तो गर्मी में चैन है, न बारिश ठंड में। न जाने भगवान कब हम एक ढंग का घर देगा। माँ जी आप फिक्र मत करिए, हम जल्द ही अपने लिए नए और अच्छे घर में जाएंगे। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, बस हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। गंगा का परिवार बहुत गरीब होता है। गरीबी की वजह से ही गंगा और उसके पूरे ससुराल वालों को टूटे हुए मकान में रहना पड़ता है, जिस वजह से पूरे परिवार को काफी परेशानी होती है। गंगा का पति श्याम बर्फ के गोले का ठेला लगाया करता था और सुनीता का पति भजन पूरे गांव में घर घर जाकर दूध बेचा करता था, जिससे उनकी सिर्फ इतनी ही कमाई हो पाती थी कि वो सब 2 वक्त की रोटी खा सकें। इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो अपने घर की छत ठीक करा सकें। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सारा परिवार उस टूटे हुए घर में ही रहता है। अरे क्या बात है, आज तो सब्जी बड़ी ही अच्छी बनी है। इसमें कोई नए मसाले डाले हैं क्या? ये नए मसालों का नहीं, बल्कि गंगा की उगाई हुई ताजी सब्जियों का कमाल है। गंगा की वजह से हमें बाहर से सब्जी खरीदनी नहीं पड़ती है और हम अब ताजी सब्जियां खा पाते हैं। गंगा बहू, तेरी सब्जी उगाने की तरकीब से हम सब लोग बाजार में मिलने वाली मिलावटी सब्जियों को खाने से बच जाते हैं और हमें ताजी ताजी हरी हरी सब्जियां खाने को मिलती हैं। गंगा अपने घर के आंगन में सब्जियों की खेती किया करती थी, जिस वजह से पूरे परिवार को हमेशा अच्छी ताजी सब्जी खाने को ही मिलती थी। गर्मी का मौसम खत्म होने लगा था और बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। बारिश के मौसम के शुरू होते ही गंगा के परिवार पर मानो जैसे पहाड़ सा टूट पड़ता है, क्योंकि टूटी हुई छत से बारिश के पानी के टपकने से पूरे घर में पानी भर जाता है। सुनीता, गंगा, जल्दी से ये बर्तन रख दो। देखो घर में चारों तरफ कैसे पानी पानी हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाहर का तो पता नहीं, लेकिन हमारे घर में बाढ़ जरूर आ जाएगी। माँ जी देखिए ना, मुन्ना कैसे रो रहा है। अब मैं मुन्ने को संभालूं या घर में जगह जगह बर्तन रखती फिरूं? भाभी, आप मुन्ने को संभालिए, मैं माँ जी के साथ बर्तनों को रखती हूँ। बारिश में रात भर सारा परिवार पानी को घर से बाहर निकालने में लगा हुआ रहता है। जैसे तैसे बारिश रुकती है और पानी कम होता है, जिसके बाद गीली जमीन पर ही सारा परिवार सोता है। गीले की वजह से परेशानी होती है, किसी को नींद भी नहीं आ रही थी। ये सब देखकर गंगा को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मेरे परिवार का क्या होगा। कुछ ही महीनों में ठंड का मौसम भी शुरू हो जाएगा। ठंड के मौसम में तो हम सब की हालत और खराब हो जाएगी और मुन्ना तो बहुत ही छोटा है, उसका क्या होगा। इनकी और जेठ जी की कमाई भी इतनी कम पड़ती है। हमें जल्द से जल्द घर लेना होगा, लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे घर के 4 पैसे ज्यादा आ सकें और उन पैसों को जोड़कर हम एक अच्छा सा घर ले सकें। गंगा रात भर इसी सोच में रहती है और ऐसे ही सुबह हो जाती है। सुबह होने के साथ साथ गंगा को पैसे कमाने की एक तरकीब सोचती है, जिसके बारे में वो अपने परिवार वालों को बताती है। माँ जी, मैंने पैसे कमाने के लिए एक नई तरकीब सोची है। क्यों ना आंगन में जो मैं सब्जी उगाती हूँ उन सब्जियों को ले जाकर मैं मंडी में बेचूं। ये सारी सब्जी हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा होती है। कई बार तो सब्जियां सड़ भी जाती हैं, इसीलिए सब्जियों की ज्यादा बर्बादी ना हो तो सब्जियों को मैं ले जाकर मंडी में बेच दूंगी। इसे 4 पैसे भी घर में आ जाएंगे और उन पैसों को जोड़कर हम लोग एक अच्छा और नया घर ले लेंगे, जिससे हमें गर्मी, बरसात और ठंड का सामना न करना पड़े। गंगा, तूने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तू बाहर सब्जियां बेचेंगी तो घर के काम कौन करेगा। इस उम्र में तो मुझसे अब कोई भी काम नहीं हो पाता। माँ जी आप फिक्र मत करिए, घर के काम मैं संभाल लूंगी। अगर गंगा हम सबके लिए इतना कर रही है तो मैं मुन्ने को संभालने के साथ साथ घर के काम नहीं कर सकती हूँ क्या? गंगा को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, जिसके बाद गंगा अगले दिन ही एक ठेला लेकर उसमें अपने आंगन की उगाई हुई ताजी ताजी सब्जियों को रखकर बेचने के लिए निकल जाती है। बारिश का मौसम होता है, इसीलिए बारिश होने लगती है, लेकिन गंगा फिर भी हार नहीं मानती। बारिश के पानी से सब्जियों को बचाने के लिए गंगा अपने ठेले पर एक तिरपाल डाल लेती है और खुद बारिश में भीगती हुई सब्जी बेचने के लिए निकल जाती है। मंडी में बहुत सारी सब्जी वाले होते हैं, जिस वजह से गंगा को सब्जी बेचने में काफी परेशानी होती है। शुरुआत के दिन तो गंगा से 2-4 लोग ही सब्जी खरीदते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब ज्यादातर लोग गंगा से ही सब्जियां खरीदते हैं
क्योंकि पूरी मंडी में एक गंगा ही थी जो बिना दवाई मिलाए ताज़ी सब्जियां बेचा करती थी। गंगा बहन, तुम्हारी सब्जी तो सच में बहुत ही अच्छी होती है। जब से मैंने तुम्हारे यहाँ से सब्जियां लेना शुरू किया है तब से ही मेरा पूरा परिवार बिल्कुल ठीक रहता है। वरना जब भी मैं इन लोगों से सब्जी लेता था तो सब्जी में दवाई मिलने की वजह से मेरा परिवार हर चौथे दिन बीमार पड़ जाया करता था। गंगा बहन, सच में जब से तुम आई हो तब से हमें ताज़ी सब्जियां खाने को मिल रही हैं। जब से गंगा मंडी में सब्जी बेचने के लिए आई थी तब से ही दूसरे सब्जी वालों का धंधा चौपट हो रहा था। कोई भी दूसरे सब्जी वालों से सब्जी ही नहीं खरीद रहा था, जिस वजह से सब सब्जी बेचने वाले लोग गंगा से जलने लगते हैं। देख रहे हो शंकर भाई साहब, जब से ये गंगा यहाँ पर आई है तब से हमारा तो धंधा ही चौपट हो गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें अपना सब्जी का ठेला बंद करना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो हरि प्रसाद, अब हमें ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। हरिपाल और शंकर गंगा के पास जाते हैं और उसे मंडी में सब्जी बेचने से मना करके धमकी देने लगते हैं। गंगा, अगर तुम चाहती हो कि तुम सही सलामत रहो तो कल से इस मंडी में दिख मत जाना। जब से तुम आई हो तब से हमारा धंधा चौपट हो गया है। अगर कल से तू हमें मंडी में दिखी तो तेरी ठेले के साथ साथ तुझे भी तोड़ देंगे। तुम लोगों की धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। अगर इतनी परेशानी है तो क्यों अपनी सब्जियों में दवाई मिलाकर बेचा करते हो? अपनी धमकियों को अपने पास ही रखो, समझे? लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाली। हरि प्रसाद अपने हाथ में लिए हुए लठ से गंगा को मारने ही वाला होता है कि तभी गंगा अपने पास रखे हुए लठ को उठाती है और हरि प्रसाद को मारने लगती है। अगर आइंदा मेरी सब्जी के ठेले के आसपास भी दिखे ना तो इस बार तो मैंने हाथ पैर तोड़े हैं, अगली बार मैं नहीं, पुलिस तुम्हारे हाथ पैर तोड़ेगी, समझे? गंगा हरि प्रसाद और शंकर से बिल्कुल भी नहीं डरती है, डट कर उनका सामना करती है। साल भर की मेहनत के बाद गंगा के पास इतने पैसे जुड़ जाते हैं जिसे वो एक नया घर ले सके। गंगा उन जमा किए हुए पैसों को लेकर जाती है और अपने परिवार के लिए एक बहुत प्यारा घर लेती है। जब सारा परिवार उस घर में आता है तो अपने नए घर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश और भावुक सभी हो जाते हैं। बहू, आज तेरी साल भर की कड़ी मेहनत के बाद हमें अपना ये नया घर मिल पाया है। अगर तू ये सब न करती तो आज भी हम उस टूटे हुए घर में ही रह रहे होते। हाँ गंगा, कोई भी बहू अपनी ससुराल वालों के लिए इतना नहीं करती जितना तुमने किया है। ये आप सब लोग कैसी बातें कर रही हैं? आप लोग मेरा परिवार हैं। मैं आप सबके लिए नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? गंगा की बात सुनकर सारे परिवार वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद अब गंगा और उसका सारा परिवार खुशी खुशी अपने नए घर में रहने लगते हैं।